नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज अनादि विशेष में बात करेंगे कोरोना महामारी की। वर्ष 2000 में आई कोरोना महामारी के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। कोरोना से हुई मौतों और अस्पताल में लोगों के जूझने, महंगे इलाज करवाने की दर्द भरी कहानियां अभी भी जहन में ताजा है। लेकिन अब एक नई स्टडी में बताया गया है कि कोरोना का असर अभी गया नहीं है, बल्कि ये लोगों के दिमाग को प्रभावित कर चुका है। यानी कोरोना लोगों को अभी भी दर्द दे रहा है। स्टडी बताती है कि कोरोना के कारण लोगों का दिमाग लगभग 20 वर्ष बूढ़ा हो चुका है। उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, उन्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है। शरीर जवान है लेकिन दिमाग बूढ़ा है, या यूं कहे कि दिल जवान है लेकिन दिमाग बूढ़ा हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब व्यवस्थित जीवन शैली, खान पान और व्यायाम से शरीर को रिकवर किया जा सकता है। कोरोना के इस नए साइड इफेक्ट पर आज बात करते हैं, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दिए जख्म अभी तक नहीं भर पा रहे हैं। लंबे समय तक लोग मानते रहे कि कोविड ने लोगों के फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब नई स्टडी बता रही है कि इसने लोगों का दिमाग भी खोखला कर दिया है। चर्चित मेडिकल जर्नल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन ने लोगों के कॉग्निटिव फंक्शन को बुरी तरह प्रभावित किया है। यहाँ तक कि इससे उनकी मेमोरी पावर भी काफी कमजोर हो गई है। साथ ही इसका असर लोगों के दिमाग के आकार पर भी पड़ा है। कई लोगों का दिमाग तो सिकुड़ गया है। स्टडी के मुताबिक जिन लोगों को कोविड का हल्का असर हुआ था, उनका दिमाग करीब 60 साल तक बूढ़ा हो गया है। ये ऐसे लोग थे जिन्हें कोविड का असर तो हुआ, लेकिन घर पर रहकर ही ठीक हो गए। जबकि जिन लोगों को रिकवरी के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा या बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ी, ऐसे लोगों का दिमाग 20 साल तक बूढ़ा हो गया है। दिमाग बूढ़ा होने के पीछे कोविड के इन्फेक्शन के चलते दिमाग में आई सूजन और सिकुड़न है। कोविड के चलते लोगों के दिमाग के आकार भी बदल गए हैं। किसी के दिमाग में सूजन आई तो किसी का दिमाग सिकुड़ गया। लोगों के कॉग्निटिव फंक्शन, रीजनिंग पावर, मेमोरी और टास्क परफॉर्मेंस के टेस्ट में सामने आया है कि जिन लोगों पर कोविड का हल्का असर हुआ था, उनका IQ 3 पॉइंट तक कम हो गया है। जो लोग इससे अधिक प्रभावित हुए थे, उनका IQ 6 से 9 पॉइंट तक घट गया है। जिन लोगों को कोविड के चलते अस्पताल ले जाने की नौबत आई, उन्हें ब्रेन फॉग हुआ। इसके चलते उनका ब्लड ब्रेन बैरियर भी प्रभावित हुआ, जिसे नर्वस सिस्टम का रक्षा कवच माना जाता है। इन सभी कारणों के चलते जिन लोगों की उम्र 60 साल से अधिक थी, ऐसे ज्यादातर लोग कोविड के कारण डिमेंशिया का शिकार हो गए। यानी कोरोना बड़ी रहस्यमयी बीमारी साबित हुई है। जैसे जैसे स्टडीज सामने आ रही है, शरीर को इससे हुए नुकसान की लिस्ट बढ़ती जा रही है। दिमागी नुकसान को लेकर जो स्टडी सामने आई है, उसके पीछे के तर्क भरोसे लायक है। मृत लोगों के ब्रेन की बायोप्सी इसे और मजबूत बनाती है। खान पान में सुधार कर लिया जाए तो कोरोना वायरस के चलते हुए दिमागी नुकसान की काफी हद तक भरपाई की जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि खाने में फाइबर रिच फूड आइटम्स बढ़ाए जाए और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजों का सेवन किया जाए। तो कोरोना एक रहस्यमयी बीमारी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे स्टडी बढ़ती जा रही है, इस पर स्टडी की जा रही है, एक के बाद एक जो एक लंबी फहरिस्त है बीमारियों की, वो भी बढ़ती जा रही है। जब कोरोना स्टार्टिंग में इसकी जब शुरुआत हुई थी तो सबसे ज़्यादा इसने हार्ट पे इफेक्ट किया था, इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया था। लेकिन अब एक स्टडी में ये सामने आया है कि इसने ब्रेन को भी सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। और शायद यही वजह है कि जिन्हें कोरोना का कम असर देखने को मिला, उनका दिमाग 7 साल बूढ़ा हो गया, और जिन पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ, उनका दिमाग 20 साल कहीं ना कहीं बूढ़ा हो गया। ऐसे में सवाल यही कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से लगातार कोरोना धीरे धीरे खत्म हो चुका है देश में, दुनिया में, लेकिन उसके जो जख्म है वो अभी भी हरे हुए हैं। इन जख्मों को कैसे भरा जा सके, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, आज इसी पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ में एक खास मेहमान भी जुड़े हैं, मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर अमिता सिंह डाइटिशियन है, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। उसके साथ ही डॉक्टर JP पालीवाल फिजिशियन, रुमा भट्टाचार्य मनोचिकित्सक है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत मैं रुमा जी आपसे ही करना चाहूंगी। एक रिपोर्ट,
स्टडी में ये सामने आया है और काफी चौंकाने वाली बात है कि आपका दिमाग इस पर भी कोरोना का इफेक्ट पड़ रहा है। इसे किस तरीके से आप देखती है और इससे बचने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। कोविड और खासकर जो लॉन्ग कोविड रहा है, जैसे जिन लोगों को क्रॉनिक कोई बीमारी रही हो और साथ में कोमॉर्बिड कंडीशंस रही हैं, चाहे वो डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या थायराइड है या कैंसर है या पहले से प्री एग्जिस्टिंग लंग डिसऑर्डर है, सांस की तकलीफें हैं, तो उनके ऊपर कोरोना का असर ज्यादा रहा है और उनको कोरोना से लड़ने में ज्यादा समय लगा है। और ये लोग वो रहे हैं जो जिनको एडमिशन की जरूरत पड़ी है, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। और ब्रेन सिर्फ दो चीज इस्तेमाल करता है, एक ऑक्सीजन और दूसरा है ग्लूकोज। तो ऑब्वियसली जब शरीर और मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी हुई है तो उसका असर शरीर के साथ साथ फेफड़ों के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स के साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा ऑर्गन होता है, जो मस्तिष्क होता है, उस पे भी असर हुआ है। तो ऑब्वियसली इन सब असर जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं कोरोना के मस्तिष्क में, जैसे आपने खुद ही कहा कि मेमोरी में इफेक्ट हुआ है, जजमेंट, रीजनिंग, ये सारी चीजें हुई हैं। अब आईक्यू कम हुआ है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती हूँ। नहीं, लेकिन इस स्टडी में ये भी बताया गया है कि आईक्यू लेवल भी कम हो गया, मतलब जितना ज्यादा कोरोना का असर पड़ा है आईक्यू लेवल कम तो होता नहीं है वैसे। जी हाँ। रूमा जी, एक और मेरा प्रश्न है आपसे, क्योंकि देखिए काफी चौंकाने वाली बात है, स्टडी में सामने आया कि दिमाग पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या कोशिश की जाती है, क्या कोशिश की जा सकती है ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल। देखिए कोई भी वैसे भी अगर किसी को भी अपने मस्तिष्क को और दुरुस्त करना है तो मस्तिष्क को जितना एक्टिव रखा जा सकता है वो हेल्प करता है। तो एक्टिव रहने के लिए आप रीडिंग करिए, आप सोशलाइज करिए, आप लोगों से मिलिए जुलिए, कम्युनिकेट करिए। इंसान का सबसे महत्वपूर्ण जो ईश्वर ने देन दी है वो है कम्युनिकेशन। हम बाकी जानवरों से, बेजुबान जानवरों से इसलिए अलग है क्योंकि हम बोल पाते हैं, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर पाते हैं, हम अपने विचारों को शब्दों में ढाल सकते हैं या बॉडी लैंग्वेज से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारा जितना सही होगा, कम्युनिकेटिव हम जितने होंगे, जितने हम एक्सप्रेसिव होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोशलाइज करना बहुत जरूरी होता है, अच्छे दोस्त बनाइए, ब्रेन को एक्टिव करने के लिए रीडिंग करिए, मैथ सॉल्व करिए, सुडोकू खेलिए, वर्ड गेम्स खेलिए। और जितना इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और जितना उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये आपकी ब्रेन को एक्टिव रखती है। और बूढ़े होने से, या अगर आप वैसे कहें कि जो सेरेब्रल एट्रोफी एज के साथ होती है, उसको हम डिले कर सकते हैं, डिमेंशिया के सिम्टम्स को हम फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शारीरिक और मानसिक गतिविधियों से कहीं ना कहीं जो कोरोना है उसका जो इफेक्ट हो रहा है उसे कम किया जा सकता है। लौटूंगी आपके पास में रूमा जी, हमारे साथ में और भी डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर जेपी पालीवाल, मैं आपका रुख करूंगी। डॉक्टर, देखा जाए तो काफ़ी चौंकाने वाली ये स्टडी हुई है, अब सामने आया है कि दिमाग पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कोविड के समय जो मुख्य समस्या रही है लोगों में, एक तो निश्चित तौर पर जिस तरह का रूमा ने भी बोला है कि कोमॉर्बिडिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। जी। किसी पेशेंट का कोविड के होने से पहले हाइपरटेंशन होना, या फिर उसको डायबिटीज होना, या उसको कैंसर जैसी कोई लंबी बीमारी होना, या उसको स्टेरॉइड्स पर रहना, या थायराइड की प्रॉब्लम होना, या ग्रॉस ओबेसिटी होना, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे कि जिनमें कोविड के बीमार, जो कोविड का जो असर था वो ज्यादा पाया गया। और यदि हम कोविड के बारे में देखें तो कोविड का मेन कंसर्न उस वक्त जो एक्यूट इमरजेंसीज में था, जो एक्सरबेशन प्रॉब्लम आती थी, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती थी। और उस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई थी वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी आई थी, कि फेफड़ों की योग्यता, दक्षता और क्षमता उनको शरीर को आवश्यकता अनुसार जरूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की नहीं रही, क्योंकि उनमें निमोनिया जैसा सिम्टम हुआ और वो उनके फंक्शन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। तो जब लंग्स फंक्शन पर विपरीत प्रभाव पड़ा तो ऐसे में शरीर में लंबे समय तक ऑक्सीजन का बहाव, ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित रही। और ऐसी परिस्थिति में, जैसा कि डॉक्टर उमा ने भी बोला है, कि मस्तिष्क को विकसित होने के बाद यदि पूर्णतः विकसित मस्तिष्क है तो उसको सुचारू रूप से चलने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है, खून का संचार, और खून के संचार के माध्यम से जो दो चीजें उसको जरूरी होती है वो ऐसी होती है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ग्लूकोज।
तो यदि हम कोविड की बात करें तो उस वक्त कोविड के लक्षणों में ये भी पाया गया है कि जो सामान्य लोग थे उनमें भी ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई चला जाता था, और जो डायबिटिक थे उनमें तो अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल बहुत ज्यादा जाता ही था। साथ में उस वक्त जीवन रक्षक दवाओं में स्टेरॉइड्स भी देना पड़े थे, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी चीज थी, सबसे बड़ा चैलेंज था रोगी की जान बचाना, बाकी बातें बाद में। तो ऐसी परिस्थिति में यदि मस्तिष्क पर किस तरह के विपरीत प्रभाव के कोई यदि स्टडीज आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर हमें इनको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करने के साथ साथ इनके और मस्तिष्क में और याददाश्त कमजोर ना हो और उनके आईक्यू लेवल कम ना हो, उसके लिए भी कहीं न कहीं शोध और विज्ञान को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि यदि इस तरह की परिस्थितियां कोविड के बाद हुई हैं, तो उनका निराकरण, उनका इलाज, उनसे लोगों को कैसे ठीक किया जाए ताकि वो डिमेंशिया और याददाश्त कमजोर होने जैसी परिस्थितियों से जूझने से बच सके और उनका जीवन एक सुलभ, सरल और सही तरीके से एक योग्य व्यक्ति के रूप में जो उनकी कार्यक्षमता है, जो उनकी योग्यता है, उसको सही तरीके से वो प्रतिपादित कर सके, यूज कर सके, उपयोग में ला सके और अपना सही जीवन स्वयं के लिए और परिवार के लिए जी सके। जी बिल्कुल, और हमने देखा भी था कि कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी पाई गई थी और यही वजह है कि अब इसका असर धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि सबसे ज़्यादा जिस प्रकार से यहाँ पर चाहे हम हार्ट की बात करें या शारीरिक या मानसिक तौर पर बात करें, तो कहीं ना कहीं कोविड का इन तीनों पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला है। ऐसे में क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा किस एज के व्यक्तियों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कोरोना का, या फिर इसका इम्यून सिस्टम से संबंध है कि जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा कोरोना का असर उस पर उतना ही कम होगा? देखिए, यहाँ पर गुणात्मक विश्लेषण यदि किया जाए तो इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ उस व्यक्ति को या उस रोगी को कोविड का कितना हेवी, माइल्ड या मॉडरेट एक्सपोजर था, उसके एक्सपोजर की संख्या क्या थी, वो कितने कीटाणुओं के, कितने वायरसेस के एक्सपोजर में कितने कम समय में आया और उसके वायरल लोड क्या था, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट होती हृदय की क्षमता बीमारी से लड़ने की, लेकिन यदि बीमारी का बड़ा आक्रमण होगा तो निश्चित तौर पर कहीं कहीं इम्यूनिटी वहां पर कम पड़ जाएगी या इम्यूनिटी, अच्छी इम्यूनिटी भी कहीं कहीं कम तोड़ने लगेगी। एक तो ये हुआ। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शरीर में 5 अंग जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें सबसे पहले मस्तिष्क होता है, फिर फेफड़े होते हैं, फिर हृदय होता है, फिर लिवर होता है, फिर गुर्दे होते हैं। ये 5 अंग जब भी कभी काम करते हैं तो साथ काम करते हैं। जैसे एक परिवार के एक भाई को यदि कोई अपमान कर दे तो बाकी भाई, चाहे उनसे उनकी बनती हो या ना बनती हो, सभी एक साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे ही वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, 5 वाइटल ऑर्गन्स, जब भी कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है, तो कहीं न कहीं गाये बगाए पूरी तरह या आंशिक रूप से एक दूसरे के साथ में प्रभावित हुए बगैर नहीं रहते हैं। तो ऐसे में यदि फेफड़ों में रोग आया था तो उसका निश्चित तौर पर ऑक्सीजन की कमी होने या शुगर का लेवल ज्यादा कम होने से मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ा, और उस वक्त हृदय भी हम देखते थे कि लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत कम मिलता था या लगभग वो फाइट से भी वो करते थे। हो सकता है आने वाले कल में लिवर और किडनी पर भी इसके गलत इफेक्ट का या नकारात्मक प्रभाव की कोई स्टडी हमारे सामने इसीलिए आ जाए। कोरोना को फिलहाल तो रहस्यमयी बीमारी यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इस पर स्टडी की जा रही है धीरे धीरे भले ही कोरोना खत्म होते जा रहा है, लेकिन जो उसका असर है वो भी अब लोगों पर दिखने को मिल रहा है, उनकी हेल्थ पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है। लौटूंगी आपके पास में, अमिता जी का रुख कर लेती हूँ। अमिता जी, सबसे बड़ी बात होती है कि चाहे कोई भी बीमारी आए, लेकिन अगर आपका डाइट अच्छी है, आपकी डाइट अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उससे लड़ने के लिए आपके पास में शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कोविड की बीमारी के बारे में हमने सुना किस प्रकार से वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से लोगों को इफेक्ट कर रही है। अब ऐसे में कैसे ख्याल रखा जा सके, खाने पीने का कैसे ध्यान रखा जा सके और किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा सेवन किया जा सके ताकि इस बीमारी से बचा जा सके? हेलो, नमस्कार। जी जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अमिता जी। ऑल राइट। सो अभी इसके पहले जो चर्चा हुई है वो बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है और उसमें बहुत सारी चीजें एक्चुअली में स्पष्ट हो गई होंगी आपके दर्शकों को। देखिए, जिनको कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, खासकर जिनको डायबिटीज वगैरह है, याद रखें कि अगर ब्लड शुगर इरेटिक रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो उनका गलत असर जो है न केवल आपके शरीर पे पड़ता है परंतु मस्तिष्क पर भी पड़ेगा। इसलिए जहाँ पर भी कोई क्रॉनिक डिजीज है, सबसे पहले उसको हैंडल करने का तरीका देखिए, कहाँ पर गलती हो रही है कि ब्लड शुगर बार बार ऊपर नीचे हो रही है, दवाएं, खान पान पे ध्यान रखना है।
दूसरी बात, जो वस्तुएं आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी होती हैं, वो आपके दिमाग को भी स्वस्थ रखती हैं। कुछ चीजें खास हैं दिमाग को लेके। तो ऐसे में हम क्या चाहते हैं? सबसे पहली बात ये है, कृपया करके, क्योंकि जब कोविड खत्म हुआ तो लोगों ने बाहर खाना इस प्रकार से शुरू कर दिया जैसे कि कभी खाने को ही नहीं मिला हो। जी। कृपया करके बनी बनाई वस्तुएं, मैदे की वस्तुएं, ये पिज्जा बर्गर वगैरह का उपयोग बहुत कम करें। इसका जो असर है केवल वजन पे या दिल की बीमारी पे नहीं होता, इसका गलत असर दिमाग पे होता ही होता है। उसके स्थान पे अपने ही यहाँ पर पाए जाने वाले मोटे अनाज, मोटी दालें, इनका उपयोग करें। ओमेगा 3 के लिए आपके पास अखरोट है और साथ ही साथ आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे पास जो हम काला चना, बहुत लोग शनिवार को काला चना बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, इनमें ओमेगा 3 होता है। हमारे ज्वार बाजरा में भी ओमेगा 3 होता है। इसी तरह से उन बीजों को जिनको हम भूल गए हैं, तिल है, आपके ये वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। 2 छोटा चम्मच किसी भी रूप में रोज उपयोग करने से आपको वो सारे तत्व मिलेंगे जो आपके खून को, आपकी नसों को, चाहे वो दिमाग की हो और चाहे आपके दिल की हो, शरीर की हो, उनको स्वस्थ रखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है, कृपया करके जो आपके शहर में, जो आपकी स्थानीय मौसम के हिसाब से सब्जियां और फल मिल रहे हैं, उनका उपयोग भरपूर करें। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर आप अपनी थाली को देखते हैं तो आधी थाली को 2 हिस्सों में डिवाइड करिए। आधी थाली में 1/3 पकी हुई सब्जी, 1/3 फल, 1/3 सलाद, इनके ऊपर आप अपने सीड्स को मतलब मिला सकते हैं। दूसरी आधी जो थाली है उसके अंदर दालें, खड़ी दालें, अंकुरित या जो आप मान लीजिए नॉनवेज हैं तो 2 या 3 पीस नॉनवेज के, उसी के साथ में दही या रायते का उपयोग, और फिर मोटा अनाज, बिना छना अनाज उपयोग करें। आपको खुद ही 3 से 4 हफ्ते में अंतर नजर आएगा। एक बात और मैं कहूंगी, जो लोगों ने बहुत करना शुरू कर दिया है कि खाना बना रहे हैं तो ऑलिव ऑयल में अफोर्ड कर सकें या ना कर सकें, कृपया करके इस गलतफहमी में मत रहिए। मात्रा सही होनी चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति के लिए 4 से 5 छोटा चम्मच प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए, और वो सरसों और मूंगफली का तेल भी उपयोग किया जा सकता है। बहुत ज्यादा तेज आंच पे जब तेल को गर्म किया जाता है तो जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपके दिमाग में हानि कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कृपया घर पे मछली वगैरह बनाइए, बाजार की बनी बनाई चीजें जो हैं वो बहुत कम उपयोग करें। जी बिल्कुल अमिता जी, और ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि हेल्थ इशू लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एज के लोगों में ही, यहाँ पर युवाओं में भी देखने को मिलता है, बच्चों में भी देखने को मिलता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अच्छा खान पान होगा तभी आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। लेकिन जैसे कि आपने एक बड़ा कारण बताया था जंक फूड का, इसके अलावा नशा को भी कहा जा सकता है, अकेलापन, सोशल मीडिया और जो ये वायु प्रदूषण हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ रहा है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इसकी 2 बातें हैं। डॉक्टर रूमा ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, अगर उसका आप ध्यान दें। कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों के ऊपर गलत असर इसलिए हुआ था क्योंकि अकेले अलग रहना पड़ रहा था। मैं आपको बता दूं कि हर एक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए सुबह और शाम को, नहीं तो कम से कम एक समय पर घर से निकलें, अपने ऑफिस को भी छोड़ें और आधा घंटा से 40 मिनट के लिए सैर करें। मैं भागने दौड़ने को भी नहीं कह रही, जिम नहीं जाना मत जाइए, कोई जरूरी नहीं है, मगर आधे घंटे से 40 मिनट की सैर करिए। 20 मिनट चलने के बाद
वो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है और आप अच्छा मतलब फील करते हैं। इसका उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। और जहाँ तक ये बचने की बात है जंक फूड से, ये तो आपका हाथ है, आपका पैसा है, आपका मुंह है, तो कोशिश करें कि सप्ताह में एक बार से ज्यादा ना लें, बाकी समय पे बहुत अच्छी प्रकार से मतलब सब्जियां वगैरह खाएं। बिल्कुल प्रदूषण की अमिता जी, जो कहीं ना बात- कहीं अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि तमाम जो दर्शक हैं वो आपको सुन रहे होंगे, तो अब इस प्रोग्राम को देखने के बाद में कहीं ना कहीं वो अपने डाइट सिस्टम को ध्यान में रखें, अपनी डाइट अच्छी से ले, ताकि उनकी हेल्थ पर इसका अच्छा असर भी देखने को मिले। लौटूंगी आपके पास में, हमारे साथ में डॉक्टर जेपी भी जुड़े हुए, एक प्रश्न उनसे भी कर लेती हूँ। जेपी जी, अगर सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है, हमने देखा कि किस प्रकार से स्टडी में एक एक चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, चाहे हम मेंटल हेल्थ की बात करें या शारीरिक तौर पर बात करें, लेकिन क्या कोरोना बीमारी का वजन का कम होना या वजन का ज्यादा होना, इस पर भी इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कोविड के बाद यदि वजन कम होने या वजन ज्यादा होने की बात करें तो कोविड उसके लिए कहीं पर भी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, कोविड से बाद की जो सामाजिक परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां जी। या व्यापारिक परिस्थितियां या फिर कहीं कोई और उसके आर्थिक परिस्थितियों में भी किसी प्रकार का बदलाव आया हो और उसके कारण कहीं पर किसी प्रकार की गहरी निराशा या लंबी निराशा या अवसाद का दौर आया हो, तो ऐसे में निराशा के दौर में, जैसे रोमा जी बहुत अच्छे से जानती है कि निराशा के दौर में अक्सर लोगों का वजन बढ़ता है, क्योंकि उस वक्त उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती है, मेंटल एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती है और निराशा और अवसाद के दौर में वो अक्सर बैठे रहते हैं और सिर्फ खाने पर उनका अक्सर ध्यान चला जाता है। जी। तो वजन का कोविड से किसी प्रकार का सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसा डॉक्टर अमिता सिंह ने बताया कि कोविड के बाद लोग अचानक खाने पर टूट पड़े। मैं मानता हूँ कि कई बार लंबे समय तक किसी प्रकार का भोजन या स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है, तो ऐसे में जब पाबंदी छूटती है तो मैं समझता हूँ कि हम अचानक ऐसे खाने की तरफ दौड़ते हैं जो हमें कई महीनों से नहीं मिला। लेकिन किसी हद तक कभी कभार की बात, जैसे आपने बोला कि सप्ताह में एक बार तो चल जाएगा, लेकिन आप देखते होंगे अक्सर इन दिनों होटलों में बहुत भीड़ रहती है और शाम को कई घरों में तो आजकल मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 या 3 दिन वीकेंड टाइप का माहौल होता है और अक्सर पूरा परिवार होटलों में बैठकर ही खाना खाता है। जी। ऐसे में यदि खाने की प्रक्रिया हमारी, यदि खाने का भोजन हमारा सही, संतुलित, अनुशासित और मर्यादित नहीं है, हमारी दिनचर्या में किसी प्रकार का स्टेग्नेशन ज्यादा है, हम स्थायी रूप से ज्यादा रह रहे हैं, हम ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वजन बढ़ना लाजमी होगा। जब वजन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी प्रॉब्लम आना शुरू होगी और डायबिटीज भी कहीं के साथ उसके साथ जरूर रहेगी। और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर 2 चीजें ऐसी है जो धोखा देकर चुपचाप आक्रमण करते हैं और लोगों के साथ घात करते हैं। ये सब मिलकर जब मस्तिष्क पर, हृदय पर और फेफड़ों पर विपरीत असर डालते हैं, फेफड़ों पर तो इनका विपरीत असर ज्यादा नहीं होता, जब बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ जाती तब होती है, लेकिन खासकर मस्तिष्क पर जब और हृदय पर जब विपरीत असर डालते हैं तो उसकी वजह से होने वाले मस्तिष्क और हृदय के नुकसान के कारण भी कई बार हम इन सब परिस्थितियों से उलटते चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जैसे एक साइकिल की एक ताड़ी पर साइकिल का चक्र नहीं चलता, वैसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक ताड़ी पर हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, कई ताड़ियों के साथ हमको हमारे चक्र को सही और उसको फिर के साथ साथ उसको ठीक ठाक रखकर उसको चलाना पड़ेगा, वरना जीवन की गाड़ी हमारी पटरी से जरूर उतरेगी। जी बिल्कुल, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि सारी चीज़ों का ध्यान रखें, चाहे हम मेंटल हेल्थ की बात करें, शारीरिक हेल्थ की बात करें, और सेहत का ध्यान रखना ये दिनचर्या पर डिपेंड भी करता है कि आखिर आपकी दिनचर्या कैसी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे होंगे तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एक जागरूकता का एक संदेश मिल रहा होगा कि अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि कोरोना जैसे जैसे बढ़ा था उसके साथ में अब स्टडी भी हो रही है और अलग अलग चीजें निकलकर यहाँ पर सामने भी आ रही है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक देने के लिए। तो देखिए, लगातार कोरोना पर स्टडी की जा रही है और एक के बाद एक अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि इम्यून सिस्टम को कोरोना सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, उसके बाद में लंग्स की बात आई, उसके बाद में ऑक्सीजन की बात आई कि कहीं ना कहीं ये ब्लड पर भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये स्टडी में सामने आया है कि आपके दिमाग की जो सोचने समझने की क्षमता है उस पर
पर भी कोरोना धीरे धीरे असर कर रहा है। और ये सिर्फ जो ज्यादा एज के लोग हैं सिर्फ उन पर भी नहीं, बल्कि बच्चों पर, युवाओं पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जितनी अच्छी दिनचर्या आपकी होगी उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य भी होगा। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अपनी दिनचर्या में कहीं ना कहीं जो पौष्टिक आहार है उसे लाया जाए, शारीरिक गतिविधियां है, मानसिक गतिविधियां है, उसमें एक्टिव होने की बेहद ज्यादा जरूरत पड़ जाती है ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।